मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस सभा श्रेष्ठ का विमोचन के उपलक्ष्य में सनातन धर्म का अनुयायी अपनी उपस्थिति से व्यवस्थित करे, ऐसे आयोजन की कीर्ति इस कलयुग में यदा कदा ही देखने को मिलती है। मैं महाराज श्री का अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये आपका और हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार के कुल दीपक के सम्मान में आप और हम यहाँ इस आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारे बालक, हमारी बालिकाएं, हमारे वो युवा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी दक्षता को परिपूर्ण परिणाम से परिभाषित करने का सत्कर्म किया है, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज के युग में आपसे अपेक्षा की जाती है, मानव समाज से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सामाजिक बने, और समाज से यह अपेक्षा की जाती है कि वो मानवीय बने। समाज में अगर मानवीय चरित्र का अभाव होगा तो संगठन मात्र का दुरुपयोग हो सकता है। संगठन की शक्ति को अगर बुद्धि की व्यवस्था से आप अपने उद्देश्य के पूर्ति हेतु अगर चरित्र को प्रतिपादित करने का लक्ष्य मात्र तक सीमित रखेंगे तो अपनी कीर्ति तो स्थापित करेंगे, लेकिन संपूर्ण समाज उससे विमुख हो जाएगा। आपकी अपनी व्यवस्था, अपनी कीर्ति, समाज की कीर्ति के उत्थान के लिए सर्वोच्च निछावर करने की प्रेरणा से अगर ओतप्रोत हो तो ये इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है कि इतिहास के पन्ने में वो ही लिखा गया है और वो ही अलंकृत हुआ है जिसने समर्पण की भावना से बलिदान को सर्वोपरि माना। इस सर्वकालिक शाश्वत सिद्धांत के आलोक से यह अभिप्रेत होता है कि मनुष्य का दायित्व स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के हेतु अपनी दक्षता को पैमाने का परिणाम के स्वरूप में प्रस्तुत न कर अपनी दक्षता, निपुणता और अपनी विद्वता को मानव जीव के उत्थान के प्रति अपना भाव को संपूर्ण संवेदना से समन्वय के साथ में अगर प्रतिपादित करता है तो उस संपदा को अलंकृत स्वरूप में क्षत्रिय के नाम से पुकारा जाता है। इतिहास के अंदर आपके और हमारे महापुरुषों का नाम इसलिए उल्लेखित है कि जिस वक्त उन्होंने सैद्धांतिक व्यवस्था में अपने जीवन को, उसके साथ सिर्फ राजपूत या क्षत्रिय नहीं थे, उस भौगोलिक क्षेत्र का वो समस्त मानवीय समाज था जो चाहे सामाजिक किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आता था, लेकिन सेना में आपका कुशल नेतृत्व और आपके सैद्धांतिक चरित्र से प्रभावित होकर वो भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपने जीवन को बलि चढ़ा देता था। एक ऐसा राजा बता दीजिए, एक ऐसा योद्धा बता दीजिए, एक ऐसा सम्राट बता दीजिए जिसकी सेना में सिर्फ एक ही जाति के लोग रहे हों। महाराणा प्रताप का आप और हम हर वक्त स्मरण करते हैं। अगर जनजाति का वो समाज ना होता तो सेना की संख्या कुछ 100 तक सिमट जाती।
अल्पसंख्यक वर्ग का व्यवस्थित संभाव नहीं होता तो कुछ वर्ग तक सीमित रह जाती। भामाशाह आर्थिक दृष्टि से व्यवस्थित कर्म को प्रतिपादित करने की क्षमता नहीं रखता था, बल्कि वो भी किसी न किसी भौगोलिक व्यवस्था का सिपह सलाहर था। वो भी भामाशाह सिपह सलाहर की भूमिका के अंदर महाराणा की सेना के अंदर अपने जीवन को नौछावर करने के लिए आया। चाहे महाजन समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे और प्रकार के वर्ग का समाज हो, समस्त सेना का उस समाज का उस सेवा में जब समावेश था, तब जाकर उस कीर्तिमान योद्धा का नाम महाराणा प्रताप पड़ा। इस दंश को भूलने का आप और हम चलत व्यवस्थाओं के अंदर प्रतिपादित करने का जो हम सरलीकरण करते हैं, ये ही प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा हमारे लिए विपरीत परिस्थिति पैदा करता है। क्षत्रिय के नाम से कभी जाति सूचक शब्द निकला ही नहीं, क्षत्रिय के ऊपर कभी जाति सूचक शब्द की उंगली उठी ही नहीं, जिसके लिए समस्त मानव जीव अपने आप को समर्पित करके अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार था। आखिर ऐसी कौन सी शख्सियत है क्षत्रिय समाज में जो जाति सूचक शब्दों से उसका तिरस्कार करे? प्रजातंत्र की व्यवस्था में कई प्रकार के अपभ्रंश पैदा हुए, कई प्रकार के विकार आए और क्षत्रिय के नाम को राजाओं के पुत्र की व्यवस्था में प्रतिपादित कर एक खलनायक की भूमिका निभाने का उन्होंने चलचित्र प्रस्तुत किया, जिसको राजनीति के नेताओं ने 50 वर्ष तक उसको अपने अपने तरीके से अपने लाभ प्राप्त राजनीतिक लाभ प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया। आज जिन प्रतिभाओं का आप सम्मान कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि क्षत्रिय समाज की उस इकाई का अध्यक्ष यहां मौजूद है, जो राजस्थानी की वो जिले की भूमिका के साथ साथ प्रांत की भूमिका भी निभाते हैं। सनातन के अनुयायी और अब सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के अंदर पीठाधीश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज की जो विलक्षण चरित्र है उसको प्रतिपादन करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो सिर्फ उस मानव समाज में है जो अपने आप को क्षत्रिय के रूप में जानता है, पहचानता है। सिर्फ इस बात का उनको आग्रह करना और उनके सामाजिक जीवन में उसको व्यवस्थित करना, ये हमारा परिश्रम होना चाहिए। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरा सार्वजनिक कार्यक्रम किसी सामाजिक व्यवस्था में एक ऐसे भूभाग में हुआ जिसका सामाजिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से उस युग पुरुष के नाते जिन्होंने यहाँ का प्रशासन और शासन संभाला, उस व्यक्तित्व में इतनी दूरदर्शिता थी कि वैदिक शास्त्र के महत्व को वो 1893 में जान गए थे कि धीरे धीरे आधुनिकीकरण के नाम पर पाश्चात्य सभ्यता का जिस प्रकार से हस्तक्षेप भारत की धरा पर हो रहा है, ये वेद और पुराण और वेद की भाषा और वेद का ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। प्रथम पाठशाला के नाम पर अगर उन्होंने वैदिक विद्यालय की शुरुआत करी तो आज उस धरा पर खड़ा होकर मुझे भी गर्व होता है। मुझे गर्व इसलिए भी होता है कि वो हमारे ही परिवार का मुखिया तो था ही, लेकिन उसने उस वक्त की समय को इस प्रकार से तराशा, इस प्रकार से अपने जीवन के आदर्शों के प्रति एक शासक होने के उपरांत उसने जो मानव जीव को वो व्यवस्था दी जिसको हम ज्ञान की सर्जन के रूप में, शिक्षा के रूप में जानते हैं, उस विद्या का उसने बीजारोपण भी कहाँ किया। उसने राजपूत शब्द के उस रज को निकाला और उसने कहा कि जब तक इस भूमि के गुण और इसके अन्नदाता के स्वरूप को क्षत्रिय नहीं स्वीकार कर लेगा, मानव जीव नहीं स्वीकार कर लेगा, तब तक मनुष्य का जो कर्ज इस वसुंधरा के लिए है वो आधा अधूरा रह जाएगा। उस शासक की सोच वहां तक थी। एक योद्धा सिर्फ सीमाओं पर नहीं रखता, योद्धा समय और परिस्थिति के साथ भी संघर्ष करता है।
आज आपका और हमारा सौभाग्य है कि उसी परिवार का वंश और वंशज आज उस परिवार का मुखिया उसी विश्वविद्यालय का छात्र भी बना और उसी विश्वविद्यालय के छात्र के उपरांत वहां का व्याख्याता भी बना और वहां का साइंटिस्ट भी बना। इससे बड़ा उदाहरण किसी क्षत्रिय समाज को चाहिए क्या? आप 80%, 85%, 90% बच्चों को आप सम्मान कर रहे हैं। एक समान इन सब में विशेषता है। अपने अपने क्षेत्र में वो उत्कृष्ट कार्य करके परिणाम को उन्होंने प्रस्तुत किया है तो अध्ययन का ही। अगर अध्ययन का कार्य सिर्फ अक्षर के माध्यम से प्रतिशत प्राप्त करना है और उसके उपरांत अपने उदरपूर्ति के संसाधनों के माध्यम से किसी प्रतिस्पर्धा को व्यवस्थित करते हुए अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, स्वयं के स्वार्थ के लिए अगर उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो विद्या में शिक्षा का भाव तो है लेकिन आत्मा की अनुपस्थिति। मैं प्रशासनिक सेवा में इसलिए हस्तक्षेप करूं क्योंकि मैं भी कलेक्टर बनूं। कलेक्टर में भी दो भाव हैं। ये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बैठे हैं, एक कलेक्टर में अधिकार का भाव है और एक कलेक्टर में कर्तव्य का भी भाव है। आप जब कलेक्टर की यहां तक जाने की आप परीक्षा ले रहे थे और परिश्रम कर रहे थे तो अधिकार का भाव था या सेवा का भाव था? चलित जिंदगी में वाक्य के रूप में सेवा का भाव था लेकिन विमोचन अधिकार के भाव से। इस कलयुग में इस प्रकार के भाव का उत्पन्न होना और उसका विमोचन करना अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन यह दुर्लभता भी अपेक्षित किससे है? जिसका समाज क्षेत्र की व्यवस्था से है। कर्तव्य की व्यवस्था का दुर्लभ चरित्र को प्राप्त करने का अगर कोई मानव व्यवस्था है तो वो क्षत्रिय से ही अपेक्षा की जाती है। ये थानेदार जी इसलिए थानेदार हैं, इनके जैसे कई थानेदार हैं, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, लेकिन कर्तव्य के निष्ठा के स्वरूप में जो उन्होंने अपना आदर्श प्रस्तुत किया है ये सेवा का सबसे उत्कृष्ट परिणाम है। आप ताली भी ऐसे बजा रहे हैं जैसे आपकी कोई जागीर चली जा रही है। मैं आपसे ताली इसलिए बजा रहा हूं कि जिस सनातन धन के पीठाधीश्वर यहां हैं, आपसे अगर ये तालियां बजवा दें तो मुझे ज्यादा सरल हो जाएगा सर। जिस दिन ये मतदान केंद्र पर जाएंगे ये अपने हाथ से बटन भी दबा देंगे, वरना इनसे हाथ से बटन भी नहीं दबते। और सोच लीजिए आपने ताली सही बजाई, गलत बजाई, क्यों बजाई, किस लिए बजाई, बोलने से बजाई, अपने मन से बजाई, कर्तव्य से बजाई या सबसे पहले तो इस पीठाधीश्वर बाबा जी हम सबके आदर्श स्वामी बालकनाथ जी के लिए बजाइए। फिर अपने परिवार के उन नौनिहालों के लिए बजाइए जिन्होंने आपको और हमें यहाँ इकट्ठा करवाया। ये अगर उत्कृष्ट परिणाम नहीं लाते तो न तो यहाँ आप इकट्ठे होते, न हम आपके दर्शन कर पाते और न इस मातृशक्ति के दर्शन करते जिसकी प्रथम पाठशाला में संस्कारों का भाव जिस बच्चे ने लिया उसकी पाठशाला यहाँ जीती जाती आपके यहाँ उपस्थित। आपको तो शायद आज ये भी नहीं मालूम होला कि आज तिथि क्या है। आपके शाम के कर्म को भी यही विमोचित करने में बाधा प्रकट करती है कि आपको 11 से आज तो शाम वाला मामला टाल दो। आज तो अमावस है, आपके खाने में, आपके खाद्य पदार्थों में वो चीज नहीं होनी चाहिए जिसको सात्विकता को। अब आप कहोगे कि इसको सांसद क्या बना दिया, ये तो हमारे घर के चूल्हे तक आने की तैयारी कर रहा है।
इस मातृशक्ति का आधार ही तुम्हारा धर्म है। जो समाज की रीति, जो समाज के चरित्र, जो समाज की व्यवस्था, सनातन धर्म के प्रति एक मानव शरीर का उत्तरदायित्व ये निभाने का अगर कोई सत्कर्म कर रही हैं तो आपके घर की मातृशक्ति है, वरना आपको तो चाय की थड़ी पर बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करने के अलावा और कोई कार्य नहीं। आपके मुंह से, आपके मुख से जितनी आलोचनाएं एक दिन में निकलती है ना, उतना ही अगर भगवान के नाम पर मंत्र निकल जाए तो हमारा भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए और इस समाज का भी भला हो जाए। ये आपके अध्यक्ष हैं, इनके मौजूदगी में मुझे कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके अनुमति से एक बात निवेदन कर रहा हूं। 1 महीने के लिए किसी की भी आलोचना करना छोड़ दो, 1 महीने के लिए। हमारे बड़ा से बड़ा दुश्मन आलोचना मत करिए, समालोचना करिए। देखना 30 दिन बाद में जो आपका खुद का विकार उपस्थित होता है वो अहंकार रहित होगा और न्याय की पृष्ठभूमि में आप अपने उत्तरदायित्व का व्यवस्थित आवरण को अहंकार रहित अधिकृत रूप से प्रतिपादित करने की क्षमता रखेगी। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने धैर्य से मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना आखिर में महाराज श्री के सानिध्य में इस बात को स्वीकार करता हूं कि जयपुर से दिल्ली तक का रास्ता अगर प्रशस्त कराया तो मेरी समाज के उस मानव जीव ने कराया, जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। और जीवन का ये पल जो आपने मुझे दिया, हर वक्त यथा उचित सामाजिक श्रेष्ठता का व्यवस्थित संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था में सनातन धर्म के पर्यायी के रूप में जहां इस शरीर की आवश्यकता पड़ेगी वहां आपका सांसद आपको मौजूद रहेगा, मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गोपीनाथ जी। जिंदाबाद।